नमस्कार बच्चों। आगे के पीरियड में हमने भारत की खोज में 8 नंबर 2 तलाश की शुरुआत की थी। उसी में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 9 पर भारत की तलाश। नेहरू जी लिखते हैं, मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यानी नेहरू जी कहना चाहते हैं कि मध्य वर्ग है वो अमीरों और गरीबों की संख्या में ज़्यादा मात्रा में होता है और उसी की ताकत से भारत को आज़ाद करवाया जा सकता है, ऐसी उनकी सोच थी। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। इस मध्य वर्ग को लगता था कि हम चारों तरफ से जकड़े हुए हैं और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। यानी कि उनके मन में विकास करने की बहुत ही लालसा थी, इच्छा थी। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपने लगी। यानी वो विरोध करने लगे, सत्याग्रह करने लगे, क्योंकि अंग्रेजी शासन के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक उस ढांचे की पैदाइश थी कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इसके बस की बात नहीं थी। यानी कि वो विरोध तो करते थे, लेकिन इतना सख्त विरोध नहीं हो पाता था कि पूरे अंग्रेजी शासन को ही हटाया जा सके। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। हम जानते हैं कि भारत जो है वो गांव प्रधान देश है। ज़्यादातर भारत के अंदर गांव ही गांव हैं। तो ऐसे ग्रामीणों के पास नेहरू जी पहुंचते हैं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे। कई सारे ऐसे लोग थे जो इन गाँवों को भूल चुके हैं, लेकिन गाँववासियों को मिलकर उन्हें अनुभव हुआ कि हकीकत में गांव का जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, उसमें भी बुद्धिजीवित लोग रहते हैं। नेहरू जी आगे आम जनता की बात करते हैं, यानी कि साधारण लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनकी बात करते हैं। पेज नंबर 10 पर मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। उनकी शक्तियों के बारे में आगे लिखते हैं, मैं उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। उनके अंदर जो दृढ़ता है वो भारत की पुरानी संस्कृति से ही उनके अंदर आई है, ऐसा उन्हें लगता है, नेहरू जी को लगता है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अपराध सहे और जिस तरह उनको दबाया गया है, अत्याचार उन्हें झेलने पड़े हैं, बहुत कुछ तो उसी कारण समाप्त हो गया है। फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा जो सार्थक है और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर भी है। तो नेहरू जी यहाँ लेखक के रूप में बताते हैं कि भारत की जनता में, यानी कि उसके सामान्य वर्ग के लोगों के अंदर बहुत कुछ श्रेष्ठ बातें हैं जो उसकी परंपराओं से आती हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक भी है। आगे का पॉइंट है भारत माता। भारत माता पॉइंट की चर्चा करें तो उसमें नेहरू जी बताते हैं कि जब कभी वो किसी एक जगह पर सभा के अंदर भाषण देने जाते थे, अपना वक्तव्य देने जाते थे, और उस समय जो श्रोता होते थे, दर्शक होते थे, वो नेहरू जी को देखकर भारत माता की जय पुकारते थे। और ऐसा क्यों था, इसके बारे में नेहरू जी ने चर्चा की है। हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित
इसका प्राचीन सांस्कृतिक नाम है, यानी कि नेहरू जी बताते हैं कि भारत का नाम है वो भरतवर्ष से पड़ा है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया कि उसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। इस तरह नेहरू जी कहते हैं कि गांव के लोगों को मैंने शहरों की अपेक्षा ज़्यादा समझाया क्योंकि ये जो लोग हैं वो मेरा भाषण सुनते थे और समझते भी थे। नेहरू जी ने उन्हें स्वराज की समस्या है उसके बारे में बताया, यानी कि जो आज़ादी की समस्या है उसके बारे में बताया, और ये भी कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए स्वराज है, आज़ादी है, वो ज़रूरी है, चाहे वो भारत का ऊपरी हिस्सा हो, उत्तर का या फिर दक्षिण का। नेहरू जी बताते हैं कि किस तरह मुझे हर एक जगह पर किसानों ने कुछ एक जैसे ही सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। उस समय जब अंग्रेज़ी शासन था, पूरे देश के अंदर किसानों की, गरीबों की कुछ सामान्य समस्याएं थी जिसका वर्णन कर रहे हैं। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगान और कर यानी इनकम टैक्स, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमतकारों ने आरोपित कर दिया था, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा ये सारी समस्याएं हमारे ऊपर थोप दी गई थी। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़े बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। नेहरू जी बताते हैं कि इन लोगों से बात करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं इतना मुश्किल भी नहीं था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुराकथाओं यानी पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। ये जो गांव के किसान हैं उनका वर्णन है। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की है। ये लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन पुराण कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी है। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता, यानी सभी एक साथ बोल उठते, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि आप जो पुकार रहे हैं उसका आशय क्या है, यानी आपने अभी नारा लगाया उसका अर्थ क्या है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित भी करता, यानी कि सब आश्चर्य में पड़ जाते कि नेहरू क्या पूछ रहे हैं। तब वे लोग आपस में देखते और मुझे कुछ भी जवाब न दे पाते। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट किसान न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उसने अपने गांव के टुकड़े की या ज़िले की या राज्य की, तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? जब उस किसान ने कहा कि भारत माता की जय, यानी हम अपनी मिट्टी की जय पुकारते हैं, तब नेहरू जी फिर से प्रश्न करते हैं कि कौन सी मिट्टी की? सिर्फ आपकी सीमित मिट्टी की या पूरे भारत की मिट्टी की जय? तब नेहरू जी कहते हैं कि ये पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत, इन सब के बीच रहने वाले लोग खुद ही एक भारत माता है। और ये बात सुनकर इन किसानों की आंखों में जैसे चमक ही आ जाती है। नेहरू जी कहते कि इस तरह से मिट्टी के साथ आप सबकी जय है, जिसके लिए आप नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय, वो आपकी खुद की जय है। आगे का पॉइंट है भारत की विविधता में एकता। ये तो हम कई बार सुनते आ रहे हैं, कई जगहों पर हम देखते भी हैं
कि अलग अलग समाज के, जाति के, परंपरा निभाने वाले लोग हमेशा भारत में एक साथ रहते हैं। इसलिए शीर्षक दिया है विविधता में एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है, यानी कि भारत का व्यक्ति हो या भारत के बाहर का, भारत के अंदर इतनी विभिन्नता है कि कोई भी उसे देख सकता है। प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसमें जब्त हो गए। यानी लेखक कहते हैं कि प्राचीन समय में ऐसा होता था कि देश विदेश की प्रजातियां यहाँ पर हमला करती, लेकिन भारत की ही होकर रह जाती, यानी कि उसमें जब्त हो जाती। अब जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्हें सामंजस्य खोने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारत मानस में एकता के स्वप्न से अपनी जगह बनाए रखी है। यानी पुराने समय से ही भारत है वो एकता के स्वप्न में बंधा हुआ है। हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया है। यानी कि भारत के अंदर जितनी नई नई अलगता है उन सभी को प्रोत्साहन यानी बढ़ावा दिया गया है। पेज नंबर 15 पर देखिए, जन संस्कृति। नेहरू जी कहते हैं, हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत असर था। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि जो हमारी पुरानी संस्कृतियाँ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनका मैंने देखा कि लोगों के ऊपर काफ़ी असर दिखाई देता है। यहाँ पर इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराकथाओं का मेल था और इसमें से किसी को एक दूसरे से अलग करने देख पाना असंभव था। यानी कि लोग इस तरह इस संस्कृति से जुड़े हुए थे कि उसे अलग कर पाना नामुमकिन था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग, यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। यानी कि भले ही उन्हें पढ़ना लिखना न आता हो, लेकिन इन सब बातों का ज्ञान था। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। यानी लोग उनकी जानकारी रखते थे। हर घटना, कथा और उसका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीण लोगों को सैकड़ों पद भी याद थे। हमने अभी बात की कि भले ही पढ़े लिखे न हो, लेकिन पुरानी कथाएं उन्हें ज़बानी याद थी। ऐसे जो पद हैं, भले ही संस्कृत में क्यों न हो, वो उन्हें अपनी ज़बानी याद थे। नेहरू जी वर्णन करते हैं कि मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसानों के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। वह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास कम। यानी कि लोग पुराणों के बारे में जानते थे, लेकिन हकीकत में इतिहास क्या है उसकी जानकारी भले ही उनके पास कम थी। चारों ओर गरीब और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां यानी कि समस्याएं फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रही। लोग डर डर कर जीने लगे। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता, भलमनसाहट थी जो हमारे हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। यानी कि विनम्रता जो सालों से भारत की परंपरा रही है, दूसरों को मान देना, थोड़ा बहुत झेल लेना, ये सारी बातें लोगों के अंदर देखने को मिलती हैं।
यहाँ पर भारत एक खोज का पार्ट नंबर 2 जिसका शीर्षक दिया गया था तलाश, वो समाप्त होता है। हमने कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसके आधार पर आप भारत की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। धन्यवाद।